नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट कुलदीप सिंह पुणे आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं इस YouTube चैनल के माध्यम से। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान का भाग 6। हमने अब तक 5 भाग को कंप्लीट कर लिया है। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी और हर वीडियो में बताते हैं कि भारतीय संविधान को 22 भागों में डिवाइड किया और उसमें आर्टिकल और उसमें शेड्यूल, इस तरह से भारतीय संविधान को डिवाइड किया। और तीनों ही चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो 395 आर्टिकल जिस समय भारतीय संविधान बना था, उसमें 395 आर्टिकल नाउ जो है इसमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हो चुकी है, थोड़े बहुत सेक्शन आर्टिकल इसमें और ऐड किए गए हैं। लेकिन जब संविधान बना उस समय 395 आर्टिकल थे और 22 भाग और 8 शेड्यूल थी जिस समय भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ 1949 के अंदर, जब इसको अडॉप्ट किया गया भारतीय संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर। नाउ जो है इसमें अब जो है 4 और शेड्यूल ऐड कर इसमें टोटल अब 12 शेड्यूल हैं दी गई हैं। और इसमें 5 भाग को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे भाग 6 6 जो कि स्टेट आर्टिकल। अब इसमें चैप्टर इसका चैप्टर 1 है जर्नल और इसका चैप्टर 2 है एग्जीक्यूटिव द गवर्नर। तो इसमें हम आर्टिकल 153 से 162 तक हम इसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने प्रेसिडेंट आर्टिकल 52 के अंदर जो प्रेसिडेंट के बारे में इसमें स्टडी की थी और इस वीडियो को आपने देखा था, तो उसमें आर्टिकल 52 के अंदर बताया गया कि भाई प्रेसिडेंट और पार्ट 4 के अंदर जो ये जो प्रेसिडेंट भारत के राष्ट्रपति का जो प्रावधान है वो पार्ट 4 के अंदर दिया गया है। पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। पार्ट 4 के अंदर जो है एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया गया है, एग्जीक्यूटिव यूनियन एग्जीक्यूटिव और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे आर्टिकल 52 के अंदर उसको दिया गया है। तो नाउ जो है वी विल डिस्कस आर्टिकल 153 से लेकर 162 तक हम इसको डिस्कस करेंगे। और चैप्टर 1, इसमें चैप्टर 1 दिया गया है जनरल, जिसमें स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, मतलब स्टेट को डिफाइन किया गया है। स्टेट definition, the part unless the context otherwise require the expression the state, इसमें स्टेट बताया गया है। हालांकि स्टेट किस डिपार्टमेंट को किस अथॉरिटी को स्टेट कहेंगे वो आर्टिकल 12 के अंदर बताया गया है। 12 के अंदर बताया गया। तो यहां जब चैप्टर 2 की बात करते हैं तो चैप्टर 2 हमें बताता है एग्जीक्यूटिव यानी कि द गवर्नर के बारे में हमें बताता है भी गवर्नर के बारे में। और चैप्टर जो है 4 हमें प्रेसिडेंट के बारे में बताता है। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो इस तरह से हम कर सकते हैं, आर्टिकल 52 के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और ये पार्ट 4 के अंदर। नाउ वी विल डिस्कस द एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट और यानी कि गवर्नर के बारे में हम इसको डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल 153 गवर्नर ऑफ द स्टेट, गवर्नर ऑफ द स्टेट, इसमें बताया गया है कि देयर शैल बी गवर्नर फॉर ईच स्टेट। भी क्या है, शैल कंपल्सरी, देयर शैल बी ए गवर्नर ऑफ ईच स्टेट, प्रत्येक राज्य, ईच हमें ध्यान देने की बात है, प्रत्येक राज्य के लिए प्रत्येक राज्य में एक गवर्नर होगा, कंपल्सरी। सेल, जहां सेल आता है वहां कंपल्सरी है। इसकी प्रोविजो दी गई है। प्रोविजो का मतलब अपवाद। ये आर्टिकल 153 है। तो 153 के अंदर
इसकी एक प्रोविजो है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट, शैल प्रिवेंट का मतलब नहीं रोकता, ये आर्टिकल नहीं रोकता द अपॉइंटमेंट ऑफ द सेम पर्सन एज ए गवर्नर ऑफ द टू और मोर स्टेट। यानी कि जो ये आर्टिकल है इसकी प्रोविजन ये कहती है कि ये आर्टिकल जो है सेम पर्सन को किसी भी एक व्यक्ति को टू और मोर स्टेट, दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल बनाने से और नियुक्ति से नहीं रोकता। मीनिंग ले भाई, इसकी जो प्रोविजो है, प्रोविजो के अनुसार किसी भी एक व्यक्ति को दो से या दो से ज्यादा स्टेट राज्य का गवर्नर नियुक्त किया जा सकता है, अपॉइंटमेंट उसको अपॉइंट किया जा सकता है। ये आर्टिकल 153 है। नाउ जो है आर्टिकल 154, आर्टिकल 154 154 हमें बताता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। जैसे प्रेसिडेंट के मामले में था, वहां एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, वहां अगर प्रेसिडेंट के मामले में बात करें तो वहां यूनियन, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द, यहां गवर्नर के मामले में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। तो अब हम गवर्नर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए गवर्नर साथ साथ में हम कंपैरिजन भी कर रहे हैं। और इसमें फर्स्ट जो क्लास है इसकी 154 आर्टिकल की, द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका, कार्यपालिका। तो यहां इसमें दिया गया है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड, जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर होंगी इसकी स्टेट की, वेस्टेड, वेस्टेड का मतलब निहित होंगी, निहित होंगी इन द गवर्नर, इन द गवर्नर, यानी कि गवर्नर के पास होगी। सिंपल भाषा में अगर समझे, जितनी भी एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियां होंगी, पावर होंगी, वो गवर्नर के पास होंगी, गवर्नर के पास होंगी। यानी कि राज्य के जितने भी कार्यपालिका के जो काम होंगे वो सारे के सारे राज्यपाल के नाम से होंगे। इसका मतलब ये है। शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम, शैल है, शैल जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर इस आर्टिकल पर डिबेट्स हुई तो यहां पर शैल नहीं था, यहां पर मे था, ये मे सजेशन आया था, लेकिन इस सजेशन को मे रखा जाए, इस मे को हटाकर फिर यहां पर शैल रखा। शैल बी एक्सरसाइज, शैल बी एक्सरसाइज मतलब की जाएंगी बाय द गवर्नर, बाय आइदर डायरेक्टली और थ्रू हिज ऑफिस, थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट, या तो खुद उनके द्वारा एक्सरसाइज की जाएंगी बाय द गवर्नर डायरेक्टली, सीधे तौर पर, या फिर जो है थ्रू का मतलब द्वारा, किसके द्वारा, सबऑर्डिनेट ऑफिसर, जो भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर होंगे उनके द्वारा वो सारी की सारी एक्सरसाइज की जाएंगी, वो कार्य किए जाएंगे, आइदर बाई डायरेक्टली हिम, उनके स्वयं खुद, या फिर जो है उनके सबऑर्डिनेट, उनके अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? सारी की सारी कार्यपालिका की जो फंक्शन है, कार्यपालिका की, राज्य के कार्यपालिका के जो फंक्शन है, जो कार्य हैं, या तो खुद राज्यपाल अपने आप सीधे तौर पर करेंगे, या फिर जो है अपने सबऑर्डिनेट अधिकारियों के द्वारा किए जाएंगे। ये फर्स्ट क्लास आर्टिकल 154 की है। इसके बाद इसकी जो सेकंड जो क्लास है वो भी समझने की जरूरत है।
कि 154 की जो इसकी जो सेकंड क्लास है, सेकंड जो है क्लास, ये क्या कहती है हमें कि नथिंग इन दिस आर्टिकल, नथिंग इन दिस आर्टिकल, आर्टिकल सेल, सेल जो है ए, इसका ए बी डीम टू ट्रांसफर टू गवर्नर any function conferred by any existing law or any other authority। इसका सिंपल मतलब है भाई, ये जो आर्टिकल है नथिंग इन दिस आर्टिकल, नथिंग का मतलब नहीं, इन दिस आर्टिकल सेल बी डीम्ड, बी डीम का मतलब ये नहीं समझा जाएगा, ये नहीं समझा जाएगा कि डीम टू ट्रांसफर ऑफ द गवर्नर एनी फंक्शन कन्फर्ड बाय द एग्जिस्टिंग लॉ और अदर अथॉरिटी। भाई जो एग्जिस्टिंग लॉ है, जो भी एग्जिस्टिंग लॉ होगा वो अगर जो है उसकी किसी राज्य के कार्यपालिका की जो किसी को उसकी पावर है उसको ट्रांसफर की गई है, ट्रांसफर की गई है ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग लॉ के द्वारा, तो ये उसको रोकता नहीं है कि भी डीम टू बी ट्रांसफर टू द गवर्नर एनी फंक्शन कन्फर्ड बाय द एनी एग्जिस्टिंग लॉ एंड अथॉरिटी। तो ये जो है इसका सेकंड क्लास है कि ए है। अब बी ए क्या कहता है, इसमें बी भी है, इन दिस आर्टिकल शैल नॉट प्रिवेंट पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग बाय लॉ फंक्शन और अदर अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर। सिंपल है कि भी पार्लियामेंट को यहां पर है प्रिवेंट, पार्लियामेंट को रोकेगा नहीं। कौन सा? ये आर्टिकल कानून बनाने के लिए किस से संबंधित कानून बनाने के लिए? ये सबऑर्डिनेट गवर्नर के सबऑर्डिनेट किसी अधिकारी को पावर ट्रांसफर करने के लिए रोकता नहीं है। पार्लियामेंट उसमें काम लॉ बना सकता है, उसमें लेजिस्लेचर को रोक नहीं सकता ये आर्टिकल। तो अगर मोटे तौर पर अगर हम सिंपल तरीके से इसको समझे कि आर्टिकल 154 क्या है, तो आर्टिकल 154 की एग्जीक्यूटिव पावर है वो स्टेट की, वो सारी की सारी गवर्नर के पास है। जिस प्रकार से यूनियन की केंद्र सरकार की केंद्र की जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर है सारी प्रेसिडेंट के पास है, उसी तरह से राज्य की कार्यपालिका की जितनी भी पावर है वो सारी की सारी गवर्नर के पास है। गवर्नर उसे खुद भी कर सकता है हिमसेल्फ, और उस अपने सबऑर्डिनेट से करा भी सकता है। तो ये जो है आर्टिकल 154। नाउ जो है इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, गवर्नर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है? तो गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 155 में दी गई है। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट शैल बी अपॉइंटेड, उनको अपॉइंट किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। बाय वारंट, WARRANT, वारंट का मतलब आदेश, एक ऑफिशियल आदेश। वारंट का मतलब होता है एक आधिकारिक आदेश के द्वारा
और हिज हैंड और सील मोहर लगी होगी, उनके हाथों से सिग्नेचर, यानी कि उनके ये जो आदेश है ये प्रेसिडेंट जारी करेंगे, जिस पर प्रेसिडेंट की मोहर होगी। मोहर, सील का मतलब मोहर होगी। मतलब ये कह सकते हैं कि 155 में गवर्नर की अपॉइंटमेंट दी गई है, भी गवर्नर को अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट करता है। तो प्रेसिडेंट अपने ऑफिस से एक आदेश जारी करता है जिस पर प्रेसिडेंट की मोहर होती है, सील होती है, तो जो है गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है। नाउ जो है इससे नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो टर्म, उनका कार्यकाल, टर्म ऑफ द ऑफिस, 156 आर्टिकल। ये क्या कहता है, ये हमें बताता है टर्म ऑफ द ऑफिस, टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द गवर्नर। कार्यकाल, कार्यकाल क्या होगा, गवर्नर का कार्यकाल क्या होगा। तो इसमें फर्स्ट जो क्लास है वो हमें बताती है द गवर्नर shall hold the office during the pleasure of the president। ये है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट की मर्जी। प्लेजर का मतलब था मर्जी से, जब तक प्रेसिडेंट की मर्जी होगी तब तक जो है गवर्नर अपने पद पर बने रहेंगे, अपनी पोस्ट पर को होल्ड करते रहेंगे। तो ये जो है इसकी फर्स्ट क्लास है। सेकंड जो है गवर्नर में का मतलब हो सकता है बाय राइटिंग में, लिखित में, अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस, RESIGN, रिजाइन हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से, यानी कि रिजाइन का मतलब त्याग पत्र दे सकते हैं, प्रेसिडेंट को अपने हाथ से लिख कर त्याग पत्र दे सकते हैं। फर्स्ट, पहली जो है उसका जो कार्यकाल का समय प्रेसिडेंट की मर्जी पर डिपेंड करता है। दूसरा, वो कभी भी अपने कार्यकाल में अपने हाथ से रिजाइन, अपना त्याग पत्र प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं। थर्ड क्लास ये कहती है सब्जेक्ट टू द फोरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल, इनके ये जो है फोरगोइंग मतलब दोनों आर्टिकल के रहते हुए गवर्नर शैल होल्ड द ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर, यानी कि 5 साल का जो उनका कार्यकाल होगा फ्रॉम द डेट विच इज एंटर ऑफिस, जिस दिन उनकी अपॉइंटमेंट होती है उस डेट से लेकर 5 साल तक गवर्नर का कार्यकाल रहेगा। लेकिन इन बिटवीन फॉरगोइंग, पहले लिखा सब्जेक्ट टू फॉरगोइंग प्रोविजन, ये जो प्रोविजन है सब्जेक्ट टू फॉर, इन प्रोविजनों के रहते हुए, इनको ध्यान में रखते हुए, अगर इन बिटवीन 5 साल से पहले गवर्नर को अगर प्रेसिडेंट हटा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, गवर्नर जो है बिफोर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स वो अपनी मर्जी से प्रेसिडेंट के पास अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। अब इसमें एक प्रोविजन है गवर्नर शैल नॉट विद स्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म कंटिन्यू
टू द होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर एंटर हिज ऑफिस। इसकी एक प्रोविजो है, इसकी एक प्रोविजो है कि वैसे थर्ड क्लास के अंदर 5 ईयर है, लेकिन इसकी एक प्रोविजो दी गई है। प्रोविजो का मतलब होता है अपवाद, कि जब तक इनका सक्सेसर नहीं आ जाता, सक्सेसर का मतलब अगला गवर्नर नहीं आ जाता, रिज्यूम नहीं कर लेते उस ऑफिस को, तब तक वो उस एज ए गवर्नर बने रहेंगे। मीनिंग देर भाई 5 साल से ज्यादा भी हो सकते हैं, 6 साल भी हो सकते हैं, 5 साल से 2 महीने ऊपर हो सकते हैं, 3 महीना ऊपर हो सकता है, 6 महीने ऊपर हो सकता है, 6 साल हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन 156 प्रोविजो विद द क्लाज, जो प्रोविजो है, प्रोविजो ऑफ क्लाज 3 156 आर्टिकल के क्लाज 3 की प्रोविजो के अनुसार 5 साल से ज्यादा भी अपने ऑफिस को पर होल्ड रह सकते हैं, कर सकते हैं, पद पर बने रह सकते हैं। क्योंकि उनके अगले सक्सेसर का मतलब उत्तराधिकारी, सक्सेसर का मतलब होता है जब तक नेक्स्ट गवर्नर नहीं आ जाते, जब तक वो उस पद पर बने रहेंगे। ये जो है आर्टिकल 156 है। नाउ जो है वी विल स्टार्ट आर्टिकल 157। अब 157 क्या कहता है? 157 आर्टिकल विच इज रिलेटेड टू क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। भाई गवर्नर की क्वालिफिकेशन क्या होगी, उनकी योग्यता क्या होगी? नो पर्सन शैल बी द एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर अनलेस ही इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हिज कंप्लीट एज ऑफ द 35 एज। यानी कि पहली चीज सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, दूसरा जो है कंप्लीट 35 ईयर्स, ये कंडीशन है। पहली कंडीशन सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो और एट 35 ईयर्स की एज कंप्लीट कर ली हो। ये 157 के अंदर दी गई है। नाउ जो है इसमें 158 आर्टिकल 158 क्या कहता है हमें? 158 आर्टिकल 158 कंडीशन ऑफ द गवर्नर ऑफिस, कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफिस। जो गवर्नर का, राज्यपाल का जो ऑफिस होगा उसकी कंडीशन क्या है, उसकी शर्तें क्या रहेंगी, ये आर्टिकल 158 में। द गवर्नर, इसमें 4 क्लॉज हैं, 4 क्लास हैं। तो उसमें फर्स्ट जो क्लास है वो ये कहती है द गवर्नर शैल नॉट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि पहली कंडीशन फर्स्ट क्लास में जो दी गई है कि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। गवर्नर सेल है इसमें, सेल नॉट मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ना लोकसभा का और ना ही राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, और ऑफ हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। और हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ना राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए और ना ही लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। साथ साथ में और या ये भी दिया है इसमें भी
लेजिस्लेचर नॉन मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य की विधायिका, राज्य की विधायिका का मेंबर भी नहीं होना चाहिए, यानी कि एमएलए भी नहीं होना चाहिए। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य की विधायिका का मेंबर भी नहीं होना चाहिए। इन द फर्स्ट शेड्यूल, इफ द मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, अगर इसमें कहा एंड इफ यदि हो, यदि या तो हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी या तो राज्यसभा या लोकसभा या फिर राज्य की विधायिका यानी कि एमएलए हो, इन तीनों में से हो तो क्या होगा, ये सवाल है। तो क्या होगा, इफ ए मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट या ऑफ ए हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द एनी स्टेट बी अपॉइंटेड ए गवर्नर, he shall be deemed to be vacate his seat in the house or the date on which they can enter upon his office as a governor। जिस डेट को अगर मान लो ये ए पर्सन है, इनको गवर्नर अपॉइंट कर लिया और ये जो है या तो राज्यसभा के मेंबर है या फिर लोकसभा के मेंबर है या फिर राज्य की विधायिका के मेंबर है और इनको एज ए गवर्नर अपॉइंट कर लिया गया, तो जिस दिन जो है ये एज ए गवर्नर अपने ऑफिस को एंटर करेंगे या संभालेंगे, उस दिन जो है ये राज्यसभा का मेंबर है तो ये इनकी सीट वैकेट मानी जाएगी, लोकसभा के मेंबर है तो इनकी सीट वैकेट मानी जाएगी, खाली मानी जाएगी। अगर राज्य की विधायिका के मेंबर है तो ये सीट वैकेट मानी जाएगी, खाली मानी जाएगी, यानी कि रिक्त समझी जाएगी। ये इसमें कंडीशन है। तो आर्टिकल 158 कंडीशन ऑफ द गवर्नर ऑफिस, ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ना जो इसमें सेकंड कंडीशन हमने इसकी आर्टिकल 158 की फर्स्ट कंडीशन हमने समझ ली। अब जो इसकी क्लाज 2 की, ये क्लाज 2 की दूसरी कंडीशन ये है, गवर्नर शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। भाई गवर्नर किसी भी लाभ के पद पर आसीन नहीं होंगे, उनको छोड़ना पड़ेगा पहले। जैसे ही अगर उनको अपॉइंटमेंट कर लिया जाता है तो उनको तुरंत जो है किसी भी लाभ के पद को छोड़ना पड़ेगा। गवर्नर शैल नॉट होल्ड कंपलसरी है, जहां शैल आता है वहां कंपलसरी है, शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट हमने प्रीवियस वीडियो में ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट को अच्छी तरह से समझा था। लाभ का पद ये होल्ड नहीं कर सकते, शैल नॉट होल्ड, ये इसकी सेकंड क्लास दी गई है। 158 टेल अस अबाउट व्हाट आर द कंडीशन ऑफ द गवर्नर ऑफिस। फर्स्ट कंडीशन, shall not member of the either house of the parliament और लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर भी नहीं होना चाहिए, राज्य की विधायिका मेंबर भी नहीं होना चाहिए। अगर है तो उनको वो सीट वैकेट समझी जाएंगी, दूसरी लाभ के पद पर ना हो। अब इसमें थर्ड जो है क्लाज, कंडीशन ऑफ द गवर्नर ऑफिस, थर्ड जो है क्या कहता है हमें,
कि गवर्नर शैल बी एंटाइटल विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट, एंटाइटल होगा, गवर्नर एंटाइटल होंगे, शैल बी एंटाइटल, शैल बी एंटाइटल, शैल बी एंटाइटल, एंटाइटल का मतलब योग्य है, और शैल आ गया तो कंपलसरी है, अनिवार्य होंगे, विदाउट 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 पेमेंट ऑफ रेंट, विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट, विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू द यूज ऑफ हिज ऑफिस रेजिडेंट, उनको घर मिलेगा, यानी कि मकान, बिना किराए का मकान जिस पे किराया नहीं देना। शैल बी आल्सो एंटाइटल ऑफ अमलूमेंट्स, अमलूमेंट्स का मतलब भत्ते, भत्ते मिलेंगे उनको, अलाउंस मिलेगा, प्रिविलेजेस मिलेंगे, विशेष अधिकार मिलेंगे, विशेष, प्रिविलेजेस का मतलब विशेष अधिकार, विशेष अधिकार उनको दिया जाएगा, और मे बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के द्वारा जो भी विशेष अधिकार होंगे, पार्लियामेंट निर्धारित जो करेगी वो विशेष अधिकार इनको दिए जाएंगे। until the provision on behalf of so made allotments or allowance privilege as are the specified in the second schedule, जैसा कि सेकंड जो है शेड्यूल के अंदर, सेकंड शेड्यूल के अंदर तमाम अलाउंस, अमलूमेंट्स, भत्ते वगैरह जितने भी विशेष जो भी सारी चीजें हैं वो सेकंड शेड्यूल में दिए गए, प्रेसिडेंट के भी दिए गए हैं, इवन जो है चीफ जस्टिस के भी दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के भी दिए गए हैं। तो सेकंड शेड्यूल के अंदर ही वो सारी चीजें दिए गए हैं। अब इसमें थर्ड ए, अब इसमें नेक्स्ट जो क्लास है थर्ड ए, वो हमें क्या बताती है? थर्ड ए जो कि थर्ड जो ए है ये 1956 में इसको ऐड किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ उसमें ऐड किया गया था। वेयर सेम पर्सन इज अपॉइंटेड द गवर्नर फॉर द 2 और मोर स्टेट, जहां एक व्यक्ति 2 और मोर 2 एंड मोर राज्यों के लिए गवर्नर का काम करते हैं, तो उनको जो है 2 or more state the emoluments and the allowance payable to the governor shall be allotted among the state in each such proportion as the president may by the order determine। जो भी भत्ते होंगे, जो भी emoluments होंगे, उनको प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा, उनको प्रोपोर्शनेट में दिया जाएगा, अनुपात में दिया जाएगा, अनुपात में दिया जाएगा। और कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट उसको डिसाइड करेंगे। प्रोपोर्शन एज प्रेसिडेंट में ऑर्डर डिटरमाइन, जैसे प्रेसिडेंट उसको डिसाइड करेंगे अनुपात में दिया जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति है, 2 या 2 से अधिक राज्यों की कमान, 2 या 2 से अधिक राज्यों में एज ए गवर्नर काम कर रहे हैं, तो उनको अनुपात में उनको अलाउंस, अमलूमेंट्स, भत्ते वगैरह वो सारी चीजें उसके हिसाब से, अनुपात के हिसाब से दी जाएंगी। तो ये जो है आर्टिकल 3A। नाउ जो इसमें एक आर्टिकल 158 की ये क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, थर्ड ए, अब न इसकी जो है फोर्थ क्लास। अब फोर्थ क्लास के अंदर अमलूमेंट्स एंड अलाउंस ऑफ द गवर्नर शैल नॉट बी dismissed during his term, diminished का मतलब होता है कम करना, during his term is office। ये जितने भी अलूमेंट्स होंगे, उनके भत्ते होंगे, और ये कम नहीं होंगे, उनके कार्यकाल के दौरान उनको कम नहीं किया जाएगा, जैसा कि प्रेसिडेंट के मामले में है, और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस और चीफ जस्टिस के मामले में है। तो उनके जो
उनके अमोलूमेंट्स हैं और जो अलाउंस वगैरह है वो कम नहीं किए जाएंगे। ये इसमें 4th क्लास में है। दस अलाउंस और अमोलूमेंट्स नॉट मिनिमाइज्ड, कम नहीं किए जाएंगे, वो कम नहीं किए जाएंगे। तो दिस इज द आर्टिकल 158 विच टेल अस अबाउट द कंडीशन ऑफ द गवर्नर ऑफिस। ये उस गवर्नर की पहली 2 कंडीशन तो ये नहीं होंगी, नेगेटिव फॉर्म में है कि भाई वो किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हो सकते हैं तो वो सीट वैकेंट समझी जाएगी। सेकंड जो है किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं होंगे, ये नेगेटिव फॉर्म में है। और जो ये जो है थर्ड जो क्लास है कि भाई उनको सभी प्रकार के विशेष अधिकार, अलाउंस, अमोलूमेंट्स वो सारे दिए जाएंगे और बिना वेतन का, बिना जो है रेंट पे किए हुए उनको रेजिडेंस दिया जाएगा। और भी बहुत सारे तमाम सेकंड शेड्यूल के अंदर सारे विशेष अधिकार उनको दिया गया है। और थर्ड ए के अंदर जो है अगर थर्ड ए के अंदर बताया कि 2 या 2 से अधिक राज्य की पोस्ट वो अगर संभालते हैं तो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट उनको डिटरमाइन करेंगे, उनको अनुपात के हिसाब से उनको जो है अलाउंस और जो है उनको भत्ते वगैरह दिए जाएंगे। 4th के अंदर बताया गया है कि उनके अलाउंस और अमोलूमेंट्स वगैरह जो है वो कम नहीं किए जाएंगे। तो ये 158 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी गवर्नर के ऑफिस की शर्तें नाव जो है इसमें अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल 159 के अंदर ओथ एंड अफर्मेशन। भाई इसमें सिंपल बात है कि अपने पद को ग्रहण करने से पहले प्रेसिडेंट उनको ओथ एंड अफर्मेशन ओथ दिलवाएंगे, जो ओथ और अफर्मेशन दिलवाएंगे, जो कि every governor, every person discharges function of the governor shall before the entering in office make subscribe the presence of the chief justice of the high court, exercise jurisdiction related to the state, or in his absence the senior most judge of the court available and oath of permission in the following, meaning thereby on behalf of the president of the president of India उनको अपॉइंट करेंगे। और CJI चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट मतलब जिस भी राज्य के गवर्नर, जैसे मान लो यूपी उत्तर प्रदेश तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, या फिर जो है मान लो हरियाणा की बात करें तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, अगर चीफ जस्टिस नहीं है तो सीनियर मोस्ट जो है जज उनको ओथ दिलवाएंगे। अफर्मेशन फॉलोइंग धर्म ए बी सो एंड सो नाम टू स्वेयर इन द नेम ऑफ द गॉड दैट आई विल फेथफुली execute the solemnly affirm office of the governor, discharge the function of the governor of the name of the राज्य का नाम आएगा, will do the best of my ability, preserve, protect, defend the constitution, law, and I will devote myself to the service, well-being the people of the name of the state, वहां name of the state आएगा। तो इस तरह से ये जो है फॉर्मेट दिया गया है और इसके अकॉर्डिंग ही उनको ओथ और अफर्मेशन दिलाई जाएगी चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट। जिस भी राज्य में उनको गवर्नर लगाया जाएगा उसी राज्य के चीफ जस्टिस को बुलाया जाएगा। अगर उस राज्य के चीफ जस्टिस नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज उनको ओथ दिलवाने का काम करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट के द्वारा ही गवर्नर की नियुक्ति होगी। नाउ जो है इसमें 160 आर्टिकल 160 क्या कहता है? 160 आर्टिकल 160
160 बता, डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन ऑफ द गवर्नर इन द सर्टन कंटीजेंसी, प्रेसिडेंट में मेक प्रोविजन ऑफ द थिंग फिट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन ऑफ द गवर्नर स्टेट इन द कंटीजेंसी नोट प्रोवाइडेड बाय द चैप्टर। बहुत सारे काम, इसका हेडिंग है डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन ऑफ द गवर्नर इन सर्टन कंटीजेंसी। कंटीजेंसी का मतलब ये कह सकते हैं सडन बिल्कुल अचानक कोई, या फिर इसको बोल सकते हैं इमरजेंसी हालात या परिस्थिति के अंदर प्रेसिडेंट उनको अदर फंक्शन जो लिखे नहीं गए हैं, जिसमें प्रावधान नहीं दिया गया है, प्रोविजन जिसके नहीं है, उससे संबंधित भी प्रेसिडेंट उनको वो फंक्शन करने के लिए दे सकते हैं। यानी कि जो कार्य दिए नहीं गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिए गए हैं, उनको निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति आ गई, कुछ कंटीजेंसी का मतलब होता है सडन ऐसी परिस्थिति आ जाना, कोई इमरजेंसी आ जाना, तो उस काम के लिए प्रेसिडेंट उनको कुछ ऐसे फंक्शन भी दे सकते हैं। तो ये 160 और नाउ जो है 161 क्या कहता है हमें, 161 ऑफ दिस 161 आर्टिकल, पावर ऑफ द गवर्नर टू बी ग्रांट, ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पावर ऑफ द गवर्नर टू ग्रांट पार्डन का मतलब माफ करना, टू सस्पेंड और रिमिट करना और क्यूमिट करना, क्यूमिट सेंटेंस, जहां तक स्टेट की पावर एक्सटेंड होती है, किसी भी कैदी की सजा को कम करना, घटाना और उसका नेचर चेंज करना, ये सारी की सारी पावर प्रेसिडेंट की 161 के अंदर है। जिस प्रकार से प्रेसिडेंट के पास पावर है किसी भी कैदी की सजा को माफ करना, पार्डन का मतलब माफ करना है, सस्पेंड भी कर सकते हैं, और रिमिट और क्यूमिट का मतलब है कि किसी भी सजा का नेचर, जैसे डेथ सेंटेंस है तो डेथ सेंटेंस से लाइफ इम्प्रिजमेंट कर दिया जाए, या फिर जो उसको घटा दिया जाए, तो इस तरह से जो है घटा भी सकते हैं। किसी भी कैदी की सजा को घटाने का काम भी की पावर प्रेसिडेंट के पास, गवर्नर के पास है, और माफ करने का भी पावर गवर्नर के पास है। तो ये जो है ये इसको जब हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव को जो हमने पढ़ा था, तो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट को जब हमने पढ़ा, तो ये जुडिशियल पावर के अंदर आती है। जुडिशियल पावर का मतलब न्यायिक अधिकार, तो ये न्यायिक अधिकार ऑफ द गवर्नर है। गवर्नर के पास भी किसी भी सजा याफ्ता या किसी भी कैदी की सजा को कम करना, उसका नेचर चेंज करना और उसको घटाना और उसको बिल्कुल माफ करना, ये उसके क्षेत्र अधिकार में आते हैं। ये उसकी पावर है 161 के अंदर, जहां तक उस राज्य की स्टेट का जुडिक्शन है वहां तक। नाउ जो है इसमें 162, नाउ जो है इसमें आर्टिकल 162, इस चैप्टर के अंदर पहले बताया गया, हम आर्टिकल 153 से 162 तक है, क्योंकि ये रिलेटेड टू गवर्नर है, तो इसको हम अपॉइंटमेंट, उनकी पावर, उनकी कंडीशन, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आर्टिकल 162 एक्सटेंड ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट,
subject to the provision of the constitution, executive power of the state shall extend to the matter which the respect of the legislature of the state has power to make the law. मतलब इनको जहां तक राज्य की पावर है, जहां तक वहां तक उस क्षेत्र तक जो है राज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाया जा सकता है। राज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाया जा सकता है। कहां तक? जहां तक राज्य का क्षेत्र सिंपल अधिकार, राज्य का क्षेत्र अधिकार है। राज्य का जहां तक क्षेत्र अधिकार है वहां तक राज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाया जा सकता है। तो ये 162। तो नाउ जो है हमने इसको हमने भारतीय संविधान के भाग 6 द स्टेट यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट को हमने डिस्कस किया, जिसके अंदर राज्यपाल की नियुक्ति, भाई राज्यपाल का पद होगा, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की जो है की क्वालिफिकेशन, उनकी योग्यता क्या होगी और उनकी ऑफिस की शर्तें क्या होगी और उनकी पावर और उनकी शक्तियों को भी जहां तक राज्य का क्षेत्र अधिकार है वहां तक उनको एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये सारी तमाम जानकारी, तमाम डिस्कशन हमने किया। आपको ये जानकारी, ये इंफॉर्मेशन, ये अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद अगर आपको समझ में आए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। और क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि हमारा मकसद सिर्फ केवल आम आदमी को भारतीय संविधान को सिंपल और साधारण भाषा में समझाना। भारतीय संविधान की बारीकियां जो है हर व्यक्ति, हर समाज को, हर भारत के नागरिक को समझ आ सके, ये हमारा बेसिक मोटो है, बेसिक ऑब्जेक्ट है। थैंक यू, धन्यवाद।